स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन जो चैप्टर है उसमें से अराउंड 10 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आपका एंड सेम में आ सकता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कैपिटल गेन जो चैप्टर है एक बार कम से कम क्लास नोट्स को गो थ्रू कर ले। उसके साथ साथ जो रिवीजन क्लासेस है उसको पक्का कर ले, एक बार प्रैक्टिस कर ले पेपर और पेन लेके। क्लास असाइनमेंट उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप अगर ये सब कर लेते हैं, जो 10 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है आप इजी से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन प्लीज प्रैक्टिस योर सेल्फ ऑन पेपर, पेन लेके उसको एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है? तभी जाके आप समझ पाओगे क्या आप आंसर सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखिए कैपिटल गेन का रिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? मिस्टर बिंगो सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड इन बालियापंडा, द पॉपुलेशन ऑफ विच इज 6000 फॉर 15 लाख रुपीज। ही परचेज्ड द सेम लैंड फॉर 10 लाख रुपीज इन 2003 and 4. What is the capital gain Mr. Bingo has made? सपोज ये क्वेश्चन है तो आंसर आपको क्या देना है? देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है, जब एग्रीकल्चरल लैंड की बात आता है, इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड आपने रूरल एरिया में सेल किया है एंड उस रूरल एरिया का पॉपुलेशन बिलो 10,000 है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड आपने रूरल एरिया में सेल किया है एंड वो रूरल एरिया का पॉपुलेशन बिलो 10,000 है, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। अगर कोई एसेट आपने सेल किया वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो इन दिस क्वेश्चन बालियापंडा जो लोकेशन है, वेदर दैट लोकेशन इज रूरल और अर्बन, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका अजम्पशन ले लेंगे कि बालियापंडा रूरल एरिया में आता है, और सिंस ये रूरल एरिया में है और उसका पॉपुलेशन बिलो 10,000 है, 6,000 बिलो 10,000, देयरफॉर agricultural land what Mr. Bingo had sold is not a capital asset. Since agricultural land which was sold is not a capital asset, therefore उसमें capital gain का क्वेश्चन ही नहीं आता है। So your answer should be no capital gain or no capital loss from this transaction. यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया है। इनकम टैक्स सेज व्हेन समवन सेल्स कैपिटल एसेट देन द क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन्स कम इनटू पिक्चर। अगर आप कैपिटल एसेट सेल करते हो तो कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा, एंड एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। इन दिस केस क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। देयरफॉर वी अज्यूम, हम लोग क्या अज्यूम किए, बालियापंडा एक रूरल एरिया है। इसको अंडरलाइन करना, जब आप आंसर दे रहे हो इसको अंडरलाइन कर देना, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आंसर शीट में अंडरलाइन कर देना। अगेन इनकम टैक्स सेज इफ द पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरिया एक्सीड्स 10,000 देन द एग्रीकल्चरल लैंड इन सेम एरिया विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अगर 10,000 को एक्सीड्स करता है, बट इन द गिवन केस द पॉपुलेशन इज बिलो 10,000, दैट इज 6,000, therefore the agricultural land is not a capital asset and all figures are irrelevant for us. There is no capital gain or loss in the given case. तो रीजन्स के साथ आपको आंसर लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सेम क्वेश्चन है, मिस्टर राम सोल्ड एन एग्रीकल्चरल लैंड इन बालियापंडा, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन 6,000 के जगह 15,000 हो गया। सेल फिगर सेम है, परचेज फिगर सेम है। आपको सेल ईयर दे दिया 2023-24 और परचेज ईयर दे दिया 2022-23। कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। देखिए ध्यान में रखना है, इनकम टैक्स प्रोविजन तो सेम होगा। इसको आंसर क्या करना है सुनिए, बालियापंडा लोकेशन
हम लोगों का अजम्पशन अगर यहाँ पे रहता है बालियापंडा जो लोकेशन है रूरल एरिया, इवन इफ इट इज रूरल एरिया, सिंस उसका पॉपुलेशन 10,000 के ऊपर है, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ये एग्रीकल्चरल लैंड आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। आई रिपीट, सिंस बालियापंडा को आप अज्यूम कर सकते हो रूरल एरिया, लेकिन सिंस उसका पॉपुलेशन 10,000 के ऊपर है, देयरफॉर ये जो एग्रीकल्चरल लैंड आपने सेल किया है ना, ये आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। सिंस ये कैपिटल एसेट हो जाएगा तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। चलिए मैं बताता हूँ। ये जो रीजन है आप एक बार देख लेना, पॉज करके वीडियो को आप देख लेना। जो रीजन मैंने लिखा है इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ध्यान से रखना है। आपका कैपिटल गेन चैप्टर से अगर कैपिटल गेन कंप्यूट करने का कुछ भी क्वेश्चन आता है, आपको स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, आपको ये देखना है कि जो कैपिटल एसेट आपने सेल किया वेदर दैट इज ए कैपिटल एसेट और नॉट। द एसेट सोल्ड इज ए कैपिटल एसेट इन दिस सिचुएशन। ओके। स्टेप नंबर 2, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड होता है डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेज के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको हम होल्डिंग पीरियड कहते हैं। इन दिस क्वेश्चन डेट ऑफ सेल नहीं दिया हुआ है, आपका डेट ईयर ऑफ सेल एंड ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट आपको होल्डिंग पीरियड देखना है। अभी देखिए, सिंस द होल्डिंग पीरियड ऑफ दिस एग्रीकल्चरल लैंड इज बिलो 24 मंथ्स, 24 मंथ से नीचे है, देयरफॉर इट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि होल्डिंग पीरियड लैंड और बिल्डिंग जो कैपिटल एसेट है उसके लिए होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स का रेंज लिया जाता है। अगर होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स के नीचे है तो शॉर्ट टर्म है, 24 मंथ्स के ऊपर होने से उसको हम लॉन्ग टर्म अज्यूम करते हैं। तो स्टेप 2 में होल्डिंग पीरियड पता चल गया और वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म एसेट है वो भी हम लोगों को समझ में आ गया। स्टेप 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उसके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन। अभी कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में करो सेम फॉर्मेट फॉलो करो। सेम फॉर्मेट करने से क्या होगा, सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा, तो उसका जब हम चेक करेंगे आंसर हम लोगों को भी इजी होगा। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म होता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, आपको फॉर्मेट ये लिखना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि सेल प्राइस 15 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में परचेज हुआ है, क्वेश्चन में 10 लाख दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं दिया हुआ है, 0। एक्सपेंडिचर ऑन सेल, आपने जो सेल किया उसमें कुछ खर्चा किए हो, 0, क्वेश्चन नील है। तो 15 से 10 गया 5 लाख, उसके बाद लेस करोगे एग्जिम्पशन इफ एनी नहीं है, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल गया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखना ही है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट सेम फॉलो करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से 3 चीज़ माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सेल, उसके बाद एग्जिम्पशन अगर कुछ रहता है उसको माइनस करना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए और एक रिवीजन क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर मिस्टर जेट एक बिल्डिंग सेल करते हैं, बिल्डिंग इज ए कैपिटल एसेट, नो प्रॉब्लम, कितने में सेल किए, 40 लाख में, 40 लाख में सेल किए बिल्डिंग मिस्टर जेड ने। जो बिल्डिंग उन्होंने सेल किया उसका स्टाम्प वैल्यू कितना है, 45 लाख। द स्टाम्प वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 45 लाख एंड द एक्चुअल सेल प्राइस इज 40 लाख। व्हाट इज FBC, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। FBC जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना है, वेरी सिंपल, आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करेंगे, विद इन 3 to 4 मिनट्स आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है अगर आपका स्टाम्प वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस, अगर आपका स्टाम्प वैल्यू
110% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस को क्रॉस करता है तो स्टाम्प वैल्यू ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। 110% ऑफ सेल प्राइस कितना है? 44 लाख। अगर 40 लाख आपका एक्चुअल सेल प्राइस है, 40 लाख का 110% 44 लाख और स्टाम्प वैल्यू 45 है। सो 45 इज ग्रेटर देन 44। सो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? 44। इनकम टैक्स सेज इफ द स्टाम्प वैल्यू, ये वाला, of the capital asset sold exceeds 110% of actual sale price, actual sale price 40 है, then stamp value will be considered as full value of consideration. So in the given case, stamp value 45 lakhs, actual sale price 40 lakhs, 110% of actual sale price 44 lakhs, 45 44. So stamp value, that is 45, is more than 110% of 44, that is, sorry, 110% of 40, that is 44. Therefore full value of consideration is 45 lakh. Hope you understand. Now question number 5 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक्चुअल सेल प्राइस 40 लाख, स्टाम्प वैल्यू 45 लाख, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 45 लाख. नाउ इफ आई विल चेंज द फिगर, ध्यान से देखना है, गलती नहीं करना है. एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? 40 लाख. स्टाम्प वैल्यू का फिगर चेंज हो गया, यहाँ पे 40 लाख था, स्टाम्प वैल्यू 45 था. अभी कितना है? 40 लाख और स्टाम्प वैल्यू कितना है? 43. अब देखिए आंसर जब करोगे, ये जो लॉजिक है इसको तो आपको लिखना ही है, रीजन जो है, क्योंकि इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. क्वेश्चन अगर आता है तो लॉजिक, ये जो रीजन आपको लिखना ही है. उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है. देखिए इन द गिवन केस स्टाम्प वैल्यू इज 43 लाख, 110% of actual sale price is 44 lakhs. So stamp value is less than 110% of actual sale price, that is 44 lakhs. Since stamp value does not exceed 110% of actual sale price, therefore my full value of consideration is my actual sale price, that is 40 lakhs. That is 40 lakhs. Actual sale price, गलती से 44 मत लिखना प्लीज. 44 आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, ये 110% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस. हम लोगों को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है देखना है. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दो ही हो सकता है, एक्चुअल सेल प्राइस हो सकता है, नहीं तो स्टाम्प वैल्यू हो सकता है. लेकिन ये दोनों में से कौन सा फिगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, ये डिपेंड करेगा इस लॉजिक के ऊपर. अगर स्टाम्प वैल्यू मेरा 110% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस से नीचे है तो मेरा एक्चुअल सेल प्राइस है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. अगर ये उल्टा होता है तो मेरा स्टाम्प वैल्यू हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. होप यू अंडरस्टैंड. दिमाग लगाना, ध्यान से आंसर करना है. प्लीज ध्यान से आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का रिवीजन का आंसर हम कर रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स प्लीज़ कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर ले और फिगर्स भी क्रॉस चेक कर ले. लेकिन लॉजिक जो है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यूज द लॉजिक. कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक कर लेना, अगर गलती है तो उसको रेक्टिफाई कर लेना. देखिए क्वेश्चन क्या था. मिस्टर ए सोल्ड ए लैंड, 20 लाख में सेल किया. एक्विजिशन कॉस्ट 90,000 था. एक्सपेंडिचर ऑन सेल, जो लैंड मिस्टर ए ने सेल किया उसमें वो खर्चा भी किया था, जो ब्रोकरेज टाइप का नहीं होता. एक्सपेंडिचर ऑन सेल 20,000 है, ठीक है. अब देखो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा 23-24, मतलब जिस साल में वो लैंड को सेल किया, सेल ईयर 23-24 है, उस साल का CII 348 दे दिया. और 2004-5 मतलब जिस साल वो परचेज किया था उस साल का भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा. अगर ये दो दिया रहेगा तो आप कैलकुलेशन उस हिसाब से करना. अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से अजम्पशन ले लेना. चलिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हमने क्या बताया था. स्टेप 1 में जो एसेट आपने सेल किया, वेदर दैट इज ए कैपिटल एसेट, यस लैंड इज ए कैपिटल एसेट. स्टेप 2 फिर होल्डिंग पीरियड देखना है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड ही डिसाइड करता है कि जो कैपिटल एसेट आपने सेल किया
whether that is long term capital asset or short term. तो holding period in the given case is more than 24 months. Land and building का holding period for the financial year 23-24 अगर 24 मंथ्स के ऊपर है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, अगर 24 मंथ्स के नीचे है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। क्लियर क्लियर। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड होता है डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेस के बीच में जो डिफरेंस है। क्लियर। तो हम लोगों को स्टेप 1 में समझ में आ गया, लैंड जो हमने सेल किया वो कैपिटल एसेट है। स्टेप 2 में होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स के ऊपर है, इसीलिए इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। तो हम लोगों को क्या कंप्यूट करना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ से प्लीज ध्यान से देखिए, फॉर्मेट सेम रखना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि सेल प्राइस कितना है? 20 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिगर्स आप क्रॉस चेक कर लेना प्लीज, लॉजिक समझने की ट्राई कीजिए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से लेस करेंगे। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने आपको वीडियो दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक डिफरेंस है। इंडेक्स वार्ड हम लोगों ने ऐड कर दिया। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सिंस इट इज लॉन्ग टर्म हम लोगों को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखना है, फिर एक्सपेंडिचर ऑन सेल लिखना है। ये तीनों को माइनस करना है 20 लाख में से। अभी देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोगों को कंप्यूट करना कैसे है? अगर ये अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, हमको कुछ भी नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना था। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है क्या? 90,000, तो 90,000 यहाँ पे लिखना था, काम खत्म। लेकिन सिंस इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सो वी हैव टू टेक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वेरी सिंपल, समझने की कोशिश कीजिए। नोट में आपको नीचे कैलकुलेशन करना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील है। नील क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इंप्रूवमेंट कॉस्ट क्या होता है? आपने लैंड परचेज किया, परचेज करने के बाद उसमें कुछ अगर डेवलपमेंट वर्क करते हो, बाउंड्री करते हो, उसको बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको इंप्रूवमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है तो नील। एक्सपेंडिचर ऑन सेल दिया हुआ है 20,000। तीनों फिगर मैंने लिख लिया, लेकिन इसको कंप्यूट करना कैसे है? चलिए देखिए, यहाँ पे गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझने की कोशिश कीजिए। सेल कब की? 2023-24। उसका CII क्या दिया हुआ है? 348। CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 23-24 इज 348, ये लेना है। CII फॉर परचेज ईयर 2004 और 5 का भी क्वेश्चन में दिया होगा, 113। दोनों मिल गया। इसका मतलब क्या है? 2004-5 में 113 रुपीज इज इक्वल टू 348 रुपीज इन 2023-24। अगर 113 रुपीज इज इक्वल टू 348 है तो उस साल में 90,000 जो देके परचेज किया था उसका वैल्यू आज के दिन में कितना है? 113 इज इक्वल टू 340, तो 90,000 कितना होगा? 348 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 90,000, तो फिगर आ गया 277,168। तो ये वाला फिगर को हम लोग यहाँ पे डाल दिए। तीनों फिगर मिल गया, ऐड करो। तीनों को ऐड करने के बाद ये वाला फिगर आएगा। अभी यहाँ से इसको माइनस करो, 17,02,832। प्लीज चेक द कैलकुलेशन। उसमें लेस करना है एग्जिम्पशन इफ एनी। क्वेश्चन इज साइलेंट, नील। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म लिखना ही है। खाली कैपिटल गेन लिखोगे तो मार्क्स कटने का चांस है, शॉर्ट टर्म लिखोगे तो मार्क्स कटने का चांस है। सिंस यू आर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यू हैव टू राइट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग करके देखते हैं। मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को प्लीज कंपैरिजन करके एक बार देख लें, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर ए लैंड सेल किया, लैंड को सेल किया कितने में? 20 लाख में। वेरी गुड। परचेज किया था 15 लाख में। सेल प्राइस परचेज प्राइस दोनों मिल गया। सेल ईयर 2023-24, परचेज ईयर 2022-23। देखिए सेल ईयर 2023-24, परचेज ईयर 22-23, दोनों में डिफरेंस
लेस देन 24 मंथ से, लेस देन 24 मंथ से, एक साल, एक से 1.5 साल के अंदर में सेल हो गया। सिंस लेस देन 24 मंथ से, होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ, इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ऑन सेल। CII क्वेश्चन में इवन इफ CI दिया रहेगा, हो सकता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आई रिपीट, क्वेश्चन में अगर CII दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को इसको यूज ही करना है। ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि वेदर द कैपिटल असेट व्हाट यू हैव सोल्ड इज ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इन द गिवन केस, सिंस वी हैव सोल्ड लैंड एंड लैंड इज ए कैपिटल असेट एंड द होल्डिंग पीरियड ऑफ द लैंड इज लेस देन 24 मंथ्स, 23-24 में सेल किया, 22-23 में परचेज किया था, देयरफॉर इट इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। स्टेप 1 कैपिटल असेट, स्टेप 2 शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डिफरेंस क्या है? लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म लिखते थे, शॉर्ट टर्म जब कैलकुलेट करेंगे हम शॉर्ट टर्म लिखेंगे। पर्टिकुलर्स फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज फॉलो द सेम फॉर्मेट सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू मार्किंग योर आंसर्स एंड आप लोगों के लिए भी इजी रहे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख, सेल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं लिखे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। आप अगर इंडेक्स लिखते हो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस फिगर। एक्सपेंडिचर ऑन सेल 20K, सो टोटल हो गया 15,20,000, तो मेरा आंसर आ गया 14,80,000। एग्जेम्पशन इफ एनी नील, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 14,80,000। मतलब ये वाला जो फिगर दिया था ना, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो इसको प्लीज मत यूज कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चलिए ट्राई करते हैं करने के लिए। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज पर्सनल मोटर कार। मिस्टर एक्स ने क्या सेल किया? मोटर कार सेल किया, पर्सनल मोटर कार, और पर्सनल फर्नीचर भी सेल किया। कितने में सेल किया? 5 लाख में मोटर कार को सेल किया, फर्नीचर को 1 लाख में सेल किया। वेरी गुड। परचेज प्राइस ऑफ मोटर कार, परचेज कितने में किया था? 7 लाख में किया था मोटर कार को। फर्नीचर को कितने में किया था? 90,000 में परचेज किया था। सो मोटर कार को 7 में खरीद के 5 में सेल किया, फर्नीचर को 90,000 में खरीद के 1 लाख में सेल किया। फाइंड आउट कैपिटल गेन। देखिए ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ विल कम, देखिए कैपिटल गेन का अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये देखना है कि जो एसेट सेल किया वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे। ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स से अगर आप कुछ भी पर्सनल मूवेबल एसेट सेल करते हो तो उसमें जो प्रॉफिट या गेन आप करते हो वो कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज पर्सनल मूवेबल एसेट्स लाइक मोटर कार, फर्नीचर आर नॉट कैपिटल एसेट। ये आपको लिखना है। इनकम टैक्सेस पर्सनल मूवेबल एसेट्स आर नॉट कैपिटल एसेट, ये लिखना है। एक्सेप्ट ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी आपका पर्सनल मूवेबल एसेट है, लेकिन इवन इफ ज्वेलरी इज पर्सनल मूवेबल एसेट वो कैपिटल एसेट होता है। लेकिन मोटर कार, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, एनी होम अप्लायंसेस, वो सब, मोबाइल फ़ोन, ये सब आपका क्या होता है? कैपिटल एसेट नहीं होता है। इन द गिवन केस बोथ एसेट्स मोटर कार एंड फर्नीचर आर नॉट कैपिटल एसेट, नॉट कैपिटल एसेट्स। आंसर में अंडरलाइन अगर कर देंगे ये भी और भी बेहतर रहेगा। एनी प्रॉफिट और गेन मेड फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एसेट्स विल नॉट बी टैक्स्ड अंडर कैपिटल गेन, देयरफॉर कैपिटल गेन और लॉस इज जीरो और नील। आपको ये लॉजिक भी लिखना है, रीजन भी देना है और आंसर भी लिखना है। छोटा सा आंसर होगा, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेम एनी 4 कैपिटल एसेट्स। देखिए आप अगर
क्लास नोट्स को रेफर करेंगे आप फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पेज में हम लोग ये डिफाइन किए हैं लिस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ कैपिटल गेन। क्लास नोट देखिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं रेफरेंस के लिए आपको आंसर लिख देता हूँ। लैंड, बिल्डिंग, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स एंड ज्वेलरी, दीज आर ऑल कैपिटल एसेट्स। आप कुछ भी कैपिटल एसेट का नाम ले सकते हो, लेकिन मोटर कार लिखोगे गलत होगा, फ्रीज लिखोगे गलत होगा, ठीक है ना। पर्सनल मूवेबल एसेट्स ज्वेलरी को छोड़ के बाकी कुछ लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का चलिए आंसर हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कुछ लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड एसेट्स, कैपिटल एसेट्स का नाम दिया हुआ है। तो आपको ये पूछा गया है कि ये जो लिस्टेड कैपिटल एसेट्स है, जितना भी कैपिटल एसेट क्वेश्चन में है, उनमें से आप शॉर्ट टर्म कौन सा है, लॉन्ग टर्म कौन सा है, डिफाइन कैसे करोगे, क्लासिफाई कैसे करोगे। एज आई एक्सप्लेन यू मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली, होल्डिंग पीरियड इंपॉर्टेंट रहता है कि एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म में आइडेंटिफाई करना। जैसे आप क्लास नोट्स को रेफर करना, उसमें एक टेबल मैंने दिया हुआ है, टेबल में ऑलरेडी विथ एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करोगे कैसे। जस्ट आपका रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर रहता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स अगर लिस्टेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ है, उसका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ्स के नीचे है शॉर्ट टर्म, 12 मंथ्स के ऊपर है या इक्वल है लॉन्ग टर्म। लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ्स, जितना भी मैं बता रहा हूं 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट टर्म अगर होल्डिंग पीरियड 24 के नीचे है, 24 या 24 के ऊपर होने से लॉन्ग टर्म। ज्वेलरी मतलब बाकी जितने भी कैपिटल एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो, लिस्टेड सिक्योरिटीज को छोड़ दो, बाकी जितना भी है वो सब जी क्या होगा, अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 36 मंथ्स हुआ शॉर्ट टर्म, अगर ग्रेटर देन 30 इक्वल टू 36 मंथ्स हुआ वो लॉन्ग टर्म। इस हिसाब से आप होल्डिंग पीरियड को बेस करके क्लासिफाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में। क्लियर।